नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बायो से है और उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। तो हम लोग प्रोटीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही एनर्जी प्रदान करते हैं हमको। सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाले यही हैं, ठीक है। प्रोटीन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। विटामिन तो बिल्कुल भी एनर्जी हमें नहीं देता है और जो खनिज लवण होते हैं वो भी नहीं एनर्जी हमको देते हैं। तो परीक्षा का प्रश्न भी इसी तरह से आता है। तो हम लोग यहाँ प्रोटीन में को बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के देखेंगे, प्रोटीन की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में अणुओं के रूप में, हमारी बॉडी में इनकी संख्या काफ़ी होती है। और अणुओं के साथ ही अणुओं के रूप के साथ हमारी बॉडी में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो प्रोटीन वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ अणु के रूप में ही नहीं, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से भी उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्रियान्वयन और संरचनात्मक, ये दो इम्पॉर्टेंट है। बाकी अणुओं के रूप में तो है ही, क्योंकि अणुओं के रूप में तो हम लोग चीज़ों का स्टडी करते हैं। अणु के रूप में कोई चीज़ होती है तभी हम उसको स्टडी कर पाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बाद उसका भी अपना एक फार्मूला होगा। फैट होगा, उसमें भी हमारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु होंगे, उसको हम लोग उसके रूप में स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्रियात्मक संरचनात्मकता के रूप में भी हमारी बॉडी के अंदर जो होती है प्रोटीन पाए जाते हैं। मतलब कि हर प्रोटीन का अपना एक वर्क होता है, अपना एक कार्य होता है, ठीक है। क्रियान्वयन उसका अपना, उसकी अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। कहने का मतलब ये है, हर एक प्रोटीन की विशिष्ट संरचना होती है। प्रोटीन ही होते हैं, विशिष्ट संरचना होती है और अलग तरह से फंक्शनिंग भी करते हैं। तो इस रूप में भी हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहने का पूरा डिटेल मतलब है हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, अगर भार के रूप में देखें हमारे शरीर में, भार के रूप में अगर हम देखा जाए होल कि भार के रूप में प्रोटीन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो देखा जाए तो भार के रूप में जो 14% होती हैं, ये सजीव कोशिकाएं होती हैं। सजीव कोशिकाएं जो होती हैं वो 14% होती है और ये अपने आप में काफ़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा 14% के अलावा जितनी बच जाती हैं, 40% के अलावा मान सकते हैं कि लगभग बच के जाती हैं। इसके अलावा भी और भी तरह की प्रोटीन होती हैं, लेकिन लगभग 50% 60% जो प्रोटीन होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। तो 50 से 60% कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आता है, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि भार के रूप में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी परसेंटेज कितनी होती है और सजीव कोशिकाएं कितनी होती हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारी कोशिकाओं के बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हम लोग देखते हैं कि जो शरीर होता है बेसिकली किसका बना हुआ है। वो बेसिकली जो यूनिट होती है वो कोशिका होती है। उसके बाद कई कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो उत्तक बन जाता है। कई उत्तक मिलते हैं तो अंग बन जाता है और अंग मिलके क्या बना लेते हैं, पूरा शरीर बना लेते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। लेकिन अब हम जब पढ़ते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं उसमें जो कोशिकाओं की जो मरम्मत की जब हम लोग बात करते हैं, मतलब उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, जो डेड हो जाते हैं, जो मृत अवस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनको मरम्मत करने के लिए जो होते हैं उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की, ठीक। तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीन से ही क्या होता है, प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी भी होती है, मांसपेशियों के लिए होता है, कोशिकाओं के लिए DNA RNA है उनके निर्माण में, ठीक है ना, में प्रोटीन की एक विशेष भूमिका होती है। अच्छा, ये तो प्रोटीन की बात हो गई। प्रोटीन के अंदर ही अगर हम लोग देखा जाए कि प्रोटीन जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोई भी, अगर हम देखें कोई बिल्डिंग, हमको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक नक्शा तैयार करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट होता है हर चीज़ का। कोई भी आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप किसी चीज़ को आप बनाते हैं या कोई काम करने चाहते हैं। अगर आप, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक आइडिया होता है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है।
पूरा का पूरा, तो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के निर्माण में, उसकी संरचना के निर्माण में एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ब्लूप्रिंट कहाँ मिलेगा, ये एक प्रश्न आता है कि ब्लूप्रिंट मिलेगा कहाँ। तो ये जो ब्लूप्रिंट मिलता है वो डीएनए में मिलता है, ध्यान रखेंगे, डीएनए। और छोटे छोटे जीन मिलके डीएनए का निर्माण कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डीएनए में जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की संरचना होती है, वो सब निर्भर किस पर करता है, तो डीएनए पर निर्भर करता है। ये परीक्षा का प्रश्न हो गया। तो प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन की संरचना के निर्माण में, उसकी फंक्शनिंग में वो किस तरह से फंक्शन करेगा, उसके पीछे डीएनए जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो कि प्रत्येक मानव में क्या होता है, वो कॉमन होता है, कि फंक्शनिंग के मामले में, संरचना के मामले में। बाकी आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन कुछ जो फंक्शन होते हैं हमारे शरीर के, जब हम देखते हैं कि सभी मानवों में कॉमन होते हैं, जो संरचना में देखने को मिलते हैं सभी मानवों में कॉमन होते हैं, वहाँ पर भी डीएनए वर्क कर रहा होता है। वहाँ डीएनए ही एक तरह से उसको बनने के लिए, उस प्रोटीन को बनने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। तो उस ब्लूप्रिंट प्रदान कौन कर रहा है, डीएनए प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण हो कैसे रहा। अच्छा, प्रोटीन तो बन गए यहाँ पर। अब प्रोटीन के अलावा जब हम बात करते हैं आगे कि अब क्या डायरेक्ट प्रोटीन बन जाता है, डीएनए में तो उसका ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है जिसे प्रोटीन का निर्माण कर लिया हमने, लेकिन क्या डायरेक्ट बन जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं बनता। उसके पीछे उससे पहले बनता है अमीनो अम्ल। क्योंकि अमीनो अम्ल, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से किसी प्रोटीन के निर्माण में सबसे पहले पार्टिसिपेट जो करते हैं अमीनो अम्ल पार्टिसिपेट करते हैं। ये कई अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 20 से 22 प्रकार से, जिसमें से हम लोग अगर डिवीज़न करें तो 10 प्रकार के अलग अलग अमीनो अम्ल होते हैं। 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और जो अन्य 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें हम बाहर से लेते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। और इसी प्रकार से डिवीज़न भी है कि इसमें से 10 जो हैं वो इसेंशियल हैं और 10 जो है नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। तो जब हम बात करेंगे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का निर्माण कई प्रकार के अमीनो अम्ल के मिलने से या अमीनो अम्ल के चयन के निर्माण से हमारे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और जब हम प्रोटीन का विखंडन करते हैं, जब प्रोटीन टूटता है तो वो क्या हो जाता है, जब प्रोटीन टूटेगा तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना और प्रोटीन से फिर अमीनो अम्ल बन जाता है। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज़, अब हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे थे, कार्बन हमने देखा कि उसमें कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। वसा हमने पढ़ी तो वहाँ पर भी कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ, दोनों में अलग अलग मात्राएं हैं, अणुओं की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी किसी न किसी चीज़, जैसे अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल भी कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर अमीनो जो हमारे प्रोटीन होती है किससे मिलकर बना हो, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें देखने को मिली है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, जो कि 14% पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज़ आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि नाइट्रोजन, क्योंकि अमीनो अम्ल में नाइट्रोजन मुख्य होता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल में तो नाइट्रोजन मुख्य होता है, तो नाइट्रोजन अगर नहीं तो फिर कैसा अमीनो अम्ल और फिर कैसा प्रोटीन, तो वो प्रोटीन नहीं होगा। तो जब हम कहेंगे प्रोटीन में क्या नाइट्रोजन होता है तो कहेंगे हाँ नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा अन्य होते गंधक पाया जाता है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आयोडीन, लौह तत्व भी पाए जाते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, वसा पढ़ रहे हैं, वहाँ पाया जा रहा है।
इसके अलावा कोई चीज़ पाई नहीं जा रही वहाँ पर। लेकिन जब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा नाइट्रोजन मुख्य, उसके बाद गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लौह तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये तो संरचना हो गई, ये संरचना हो गई कि प्रोटीन का निर्माण कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए कितनी बेसिक चीज़ें हैं, किस तरह से क्या होता है, कहाँ से इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, कितने प्रकार के हैं। अच्छा, अब प्रकार के हम जब बात करेंगे तो बहुत, जब हम 20-22 प्रकार की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, तो 20-22 प्रकार के अमीनो अम्ल आपको याद नहीं करने नहीं हैं। हाँ, हमारे शरीर में जो प्रोटीन हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे कि वो प्रोटीन का नाम क्या है और प्रोटीन हम कहाँ देख सकते हैं, वो पढ़ेंगे कि वही परीक्षा का प्रश्न है। अमीनो अम्ल कितने, हमने कहा 20 से 22 प्रकार के हैं, तो वो नहीं पढ़ना आपको कि 20-22 प्रकार के हमको पढ़ना है अमीनो अम्ल, तो वो हमको नहीं पढ़ना। हाँ, प्रोटीन आपको पढ़ना है कि प्रोटीन हम कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज़। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रोटीन का रिलेशन किन किन और पदार्थों से होता है। यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन का संबंध और कौन कौन से पदार्थों से होता है जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर से अंदर से सिक्रीट होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पोषक तत्व तो उन्हें नहीं कहते हैं, लेकिन वो किसी हम आपके शरीर के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे उन पदार्थों में हमारे एंजाइम आ जाते हैं, हार्मोन कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे शरीर के अंदर से, हमारे मुख की बात कर लें, आंतों की बात कर लें, अमाशय की बात कर लें, अग्नाशय की बात कर लें, आंतों की बात कर लें, वहाँ से विभिन्न प्रकार के पाचक रस एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम बेसिकली हैं क्या, हम लोग एंजाइम अलग पढ़ लेते हैं, लेकिन एंजाइम बेसिकली हैं क्या। तो एंजाइम बेसिकली होते क्या है, प्रोटीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम की तरह कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन होते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन होते हैं, वो एंजाइम की तरह कार्य नहीं करते हैं। एंजाइम का अपनी एक फंक्शनिंग होती है, अलग होती है। हमने कहा शुरुआत में आपको बताया कि मैंने प्रोटीन क्या होता है, दो तरह से उसका वो क्रियान्वयन करते हैं, उसकी अपनी फंक्शनिंग होती है, उसकी अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। तो उसी प्रकार के क्रियान्वयन की जब हम बात कर रहे हैं तो एंजाइम क्या कर रहा है, एक विशेष प्रकार का कार्य कर रहा है, आपके भोजन को पचाने में कार्य पार्टिसिपेट कर रहा है, विभिन्न अंगों के अंदर से निकलता है, विभिन्न फंक्शनिंग उसकी, चाहे वो फैट को पचा रहा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा हो, चाहे प्रोटीन को पचा रहा हो, चाहे वसा वही फैट को पचा रहा हो, तो विभिन्न फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्रियान्वयन और सब एंजाइम की अपनी संरचना है, लेकिन वो बेसिकली है क्या, प्रोटीन है। लेकिन प्रोटीन बहुत से ऐसे जैसे कैरेटिन प्रोटीन की हम लोग बात करें, जो हमारे नाखून और बालों में पाए जाते हैं, वो तो एंजाइम नहीं है, तो वो अपने आप में एक प्रोटीन है, लेकिन एंजाइम नहीं है वो। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि हार्मोन के बनने में बहुत सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट, स्टेरॉइड पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लिपिड पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और बाकी प्रोटीन तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो मिल व्युत्पन्न होते हैं तरह के हार्मोन, तो कई प्रकार के पदार्थों के व्युत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम हार्मोन की हम बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है, वो है जैसे कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन। ये क्या है, ये तरह के हम लोग हार्मोन के अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन ये है क्या बेसिकली, हम लोग इसको प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से मिलके बना है तो इसे प्रोटीन कह सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग हार्मोन के अंदर स्टडी करते हैं इसको। हमको मतलब पूछा जाएगा परीक्षा में इंसुलिन क्या है, तो हम लोग कहते हैं हार्मोन है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसको बनाने में, तो ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये कुछ उदाहरण मिल गए आपको जो हमको देखने को मिलते हैं कि हाँ ये प्रोटीन है। एंजाइम जो हमारे शरीर में सिक्रीट वो प्रोटीन है, जो हमको बाहरी तौर पे देखने को मिल रहा है वो प्रोटीन है। हार्मोन जो कुछ हम पढ़ते हैं वो भी प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन उसमें होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको देखने को मिला। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं
जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुले रहते हैं, हमारे शरीर में जानते हैं जल की मात्रा काफ़ी है, तो वहाँ प्रोटीन उसके अंदर है। कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में ऐसे हैं जो तंतुमय होते हैं। तंतुमय मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, आपके पेशियों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, आपकी हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। तो उन फ्लेक्सिबिलिटी को प्रदान करने के लिए तंतुमय प्रोटीन भी होते हैं जो कि कनेक्टिंग टिश्यू की तरह कर करते हैं। जो कनेक्टिंग टिश्यू का निर्माण करते हैं उसमें वो प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को लचीला बनाते हैं, मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। तो ये तो वो प्रोटीन हो गए। इसके अलावा और कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन में आप देखते हैं कि वसा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वसा का संचरण हमारी बॉडी में होते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में। बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो वसा का संचरण होता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारी बॉडी के अंदर संचरित होता है। तो हमने क्या पढ़ा उसके अंदर कि वसा का संचरण हो रहा है, लेकिन वसा संचरित कैसे हो रही है, उसके प्रोटीन संचरित हो रही है। तो प्रोटीन के ऊपर एक वसा का एक लेयर होती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक लेयर है, ये वसा है और अंदर क्या प्रोटीन है, और इसको नाम दिया गया, टोटल नाम क्या दिया गया, लिपोप्रोटीन। तो है ना ये प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो वसा का संचरण हमारे यकृत के अंदर से हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचता है, विभिन्न ऊतकों में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में टिश्यू पाई जाती है, यकृत से हमारे वसा का संचरण शुरू हुआ, विभिन्न प्रकार के ऊतकों में जरूरी जहाँ पर ज़रूरत है वसा का वहाँ पहुँचते हैं, तो वो लिपोप्रोटीन के रूप में संचरित हो रहे हैं। तो लिपोप्रोटीन है क्या, प्रोटीन हो गया हमारे यहाँ पर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, तो ये याद कर रखेंगे लिपोप्रोटीन। अब हम हीमोग्लोबिन की बात कर लें। हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, हीमो तो क्या है, वर्णक है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबिन क्या है, हम हीमोग्लोबिन बहुत आसानी से बोल के निकल जाते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे रुधिर में पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में कोई प्रोटीन दिख रही है आपको क्या, हाँ दिख रही है। ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। और हीमो क्या है, वर्णक है, लेकिन इसमें प्रोटीन है। इसका मतलब हमारे ब्लड में है कि नहीं है प्रोटीन। हमने कहा ना कि क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा भी काफ़ी होती है, तो लिक्विड फॉर्म में है, तो प्रोटीन उसके अंदर है। तंतु में भी होते हैं, तंतु में प्रोटीन भी होते हैं जो संयोजी ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन को कई रूपों में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है। आप इसको तो वहाँ पढ़ेंगे और अलग टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम बताएंगे। ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो वो चीज़ें होगी जो आप लोग फंक्शनिंग के रूप में कई चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब हम एक चीज़ बात यहाँ पर करेंगे, टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं नाम ले रहा इसका नाम, क्योंकि ये परीक्षा का बहुत ही फेमस प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया पीसीएस में, टायरोसिन। तो टायरोसिन क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल। ये टायरोसिन करता क्या है, कई प्रकार के हमारी बॉडी में हार्मोन को निर्माण करने में पार्टिसिपेट करता है। नाम है उसका थायरॉक्सिन, एपिफ्रीन, डोपामीन। तो डोपामीन आप नाम सुने होंगे। डोपामीन जो है एक प्रकार का पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। ये हार्मोन, इस हार्मोन की वजह से आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, आप मतलब कि पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। तो डोपामीन नाम का एक हार्मोन निकलता है। अगर ये टायरोसिन अमीनो अम्ल आपके शरीर में ना हो तो व्यक्ति का जीवन कैसा था, नीरस हो जाता है, मतलब कि वो बिल्कुल उदास रहेगा, बीमार जैसा दिखेगा। और अगर टायरोसिन अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर में बन रहा है तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन, जो कि एड्रेनलिन, आप देखते हैं आप एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, लड़ोड़ो हार्मोन जो होता है, डोपामीन जो एनर्जी आपको प्रदान कर रहा है, ये सबके बनाने में पार्टिसिपेट करता है। एपिनेफ्रीन जो आपका होता है, जैसे डोपामीन किस तरह का हार्मोन है, ये मतलब किस प्रकार का हार्मोन, कहाँ पाया जाएगा, आपका जो तंत्रिका तंत्र है वहाँ पर ये बनता है, वहाँ पर ही। तो क्या आपके तंत्रिका तंत्र, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही सब कुछ जो तो आपको बताता है, आपको एनर्जी जो महसूस कराता है वो आपके मस्तिष्क में मैसेज नहीं जाएगा, तो आपको कि आप उदास, आप अपने आप को बहुत ही मतलब कि एनर्जेटिक फील करते हैं, तो फील कहाँ से करते हैं, अपने मस्तिष्क से फील करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डोपामीन हार्मोन नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो डोपामीन के निर्माण में या थायरॉक्सिन के निर्माण में या एपिनेफ्रीन के निर्माण में टायरोसिन नाम का अमीनो अम्ल पार्टिसिपेट करता है। इसी प्रकार से बहुत से अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उसकी विभिन्न प्रकार की संरचना होती है। अब चलिए यहाँ पर लास्ट बिंदु जो हमारा है
वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमीनो अम्ल तो कहीं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपके परीक्षा में प्रश्न आना है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके परीक्षा में के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कोलेजन। कोलेजन नाम का प्रोटीन है, ये हमारे शरीर, जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, तंतुमय प्रोटीन होते हैं वो। तो वो क्या, उसका नाम क्या है, कोलेजन। वो प्रोटीन है, अमीनो अम्ल नहीं है। तो कोलेजन जो है वो संयोजी उत्तक के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, मतलब बनाता है। केराटिन नाम का आप सुनते हैं प्रोटीन है। तो केराटिन त्वचा में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, नाखून जो आप देखते हैं ये केराटिन होता है, केराटिन, ठीक है। फ्राइब्रोइन नाम का प्रोटीन, आप परीक्षा में प्रश्न आया, फ्राइब्रोइन के नाम से नहीं आया है, लेकिन फ्राइब्रोइन एक प्रोटीन है। ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा, वो रेशम के जो कीट जो धागे छोड़ते हैं या मकड़ियाँ जो धागे बनाती हैं, ठीक है, जो जाल बनाती हैं, वो क्या होता है, फ्राइब्रोइन ही होता है। जो आप अपने घरों में जाल देखते हैं जो मकड़ियाँ बना के चली जाती हैं, वो क्या है, वो कोई धूल नहीं होता या कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता, वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो मकड़ियाँ सेक्रेट करती है और उससे निर्माण बनाते हैं। और रेशम का जो कीट होता है, जो धागा का निर्माण होता है, तो वो फ्राइब्रोइन ही होता है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि रेशम और मकड़ियों के धागे बेसिकली है क्या, वो क्या पॉलीमर है किसी प्रकार का, ऐसा प्रश्न आता है आपका। तो नहीं, वो क्या एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिन और मायोसिन का नाम सुने हैं। एक्टिन और मायोसिन का कंकालीय पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। अगर एक्टिन और मायोसिन नहीं बनेगा तो आपकी पेशियाँ जो होती है और कंकालीय पेशियाँ जो होती है, जो आपका जो फेफड़ा सुरक्षित होता है, फ्लेक्सिबल होता है आपका, जिसके अंदर फेफड़ा आपका सुरक्षित होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रदान करता है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आ नहीं पाएगी, ठीक है ना। वो एक्टिन और मायोसिन के कारण ही होती है। दूसरा है ग्लाइडिन कहाँ पाया जाता है, गेहूँ में, ठीक है। ग्लोबुलिन कहाँ पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। केसीन नाम का प्रोटीन बहुत बार पूछा जा चुका है, दूध में पाया जाता है। केसीन जो होता है दूध के सफ़ेद रंग बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि भूमिका निभाता है। ग्लूटेलिन अनाज में पाया जाता है। ग्लूटेलिन जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन आपके गेहूँ में पाया जा रहा है। अनाज में कहने का मतलब गेहूँ में भी पाया जाता है। इसी कारण आपकी रोटी जो होती है फूल जाती है, इसी प्रोटीन के कारण। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है, ये रुधिर के थक्का के निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा और भी बहुत तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं या तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम की बात कर लें, ठीक है। उसके थक्का जमाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन के की बात कर लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। अब न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबिन की बात कर रहे हैं। ग्लोबिन जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, वही ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन के परिवहन में पार्टिसिपेट करता है। और अंतिम में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन भी क्या होते हैं, प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडी हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो रोगों के लड़ने में सहायक होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। एंटीजन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने पढ़ी। प्रोटीन की पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ ली यहाँ पर कि प्रोटीन का निर्माण क्या कैसे कैसे, और ये हिस्ट्री उतनी ही है जितनी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं तो प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन बहुत है, ठीक है। फिर अमीनो अम्ल भी पढ़ डालिए पूरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।